हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे मामा भांजा आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो हम कोशिका पढ़ रहे थे। कोशिका में हमने देखा था, कोशिका सिद्धांत तक हमने देख लिया था इससे पहले वाले वीडियो में। तो आज हम उस कोशिका सिद्धांत को जो हमने पहले वाले में वीडियो में पढ़ा था उसको रिवीजन करते हैं, उसके पश्चात आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि जो कोशिका सिद्धांत है वो हमने देखा था। कोशिका सिद्धांत दो वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था। एक का नाम था स्वान और एक का नाम था स्लाइडेन। स्वान एवं स्लाइडेन के द्वारा 1838 से 1839 में कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत इसके जो प्रमुख बिंदु है 3 है। यहाँ पर कहा गया कि प्रत्येक जीवों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है और प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, ऐसा कहा गया था। और यहाँ पर हमने देखा था कि कोशिका का निर्माण जिस क्रिया में होता है उस क्रिया में केंद्रक मुख्य अभिकर्ता के रूप में आता है। तो हमने बस इतना ही देखा था। कोशिका सिद्धांत स्वान एवं स्लाइडेन के द्वारा 1838 से 1839 में प्रस्तुत किया गया था और स्वान एवं स्लाइडेन के द्वारा 3 बिंदु प्रस्तुत किए गए थे। एक कहा गया था कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है और प्रत्येक जीवों का शरीर होता है वो एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है और कोशिका का निर्माण जिस अभिक्रिया या जिस क्रिया में होता है उसमें जो होता है केंद्रक मुख्य अभिकर्ता के रूप में होता है। बस हमने इतना देखा था। उसके पश्चात मैंने आपको बताया था कि विर्चाऊ के द्वारा कोशिका सिद्धांत में विर्चाऊ ने भी कुछ बातें बताई है, वो देखते हैं। कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत विर्चाऊ ने कहा कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से ही हुई है। विर्चाऊ के अनुसार क्या कहा गया कि नई कोशिका की जो उत्पत्ति होती है वो पुरानी कोशिका जब विभाजित होती है, टूट कर वो अलग होती, उससे ही नई कोशिका बनती है। तो यहाँ उल्टा कहा गया। यहाँ कहा उन्होंने कि नई कोशिकाओं की जो उत्पत्ति होती, नई कोशिकाएं जो बनती है वो पुरानी कोशिका के विभाजन से बनती है। इसीलिए विर्चाऊ को कोशिकीय विकृति विज्ञान के जनक कहा जाता है और इन्हें ही आधुनिक कोशिका का प्रतिपादक भी माना जाता है, विर्चाऊ को। यह हमने देख लिया था, इसलिए हम इसको आज रिवीजन के हिसाब से पढ़ेंगे। हमने अगले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा था इसको। चलो, कोशिका के प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक का नाम है प्रोकैरियोटिक और एक का नाम होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर क्या है इसके अंतर्गत हम देखते हैं। पहले हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में हमने देखा था, इधर प्रोकैरियोटिक में हमने देखा था कि इसमें केंद्रक का अभाव होता है। इसमें क्या होता है? केंद्रक का अभाव होता है। साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन नहीं होता है? सर क्या है इसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिका में सूक्ष्म जीव आते हैं। क्या आते हैं? सूक्ष्म जीव आते हैं, जैसे कि जीवाणु और विषाणु होते हैं। और इसी प्रोकैरियोटिक कोशिका को प्रारंभिक कोशिका भी कहा गया। कौन सी कोशिका कहा गया? प्रारंभिक कोशिका भी कहा गया है। उसके पश्चात इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है, इसमें गोल्जिकाई नहीं होता, अंतःप्रदेवी जालिका नहीं होती है, सेंट्रोसोम भी इसके अंतर्गत अनुपस्थित होते हैं। यह हमने देखा था। प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रारंभिक कोशिका होती है, इसमें केंद्र का अभाव होता है और ये कोशिकाएं सूक्ष्म जीव अर्थात जीवाणु और विषाणु में पाई जाती है। साथ ही साथ इसके अंदर केंद्रक तो नहीं होता है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाई, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम और सेंट्रोसोम भी अनुपस्थित होते हैं। ये हमने देखा था। फिर हमने देखा ये हो गई प्रोकैरियोटिक कोशिका। फिर हमने देखा था कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के समान ही यहाँ पर मीजोसोम पाया जाता है, जो कि यहाँ पर श्वसन क्रिया में भाग लेता। तो हम कह सकते हैं कि श्वसन क्रिया में
हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन में कौन सा अंग भाग लेता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर यहाँ पर मेसोसोम नामक एक कोशिकांग होता है जो कि श्वसन क्रिया में भाग लेता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन अंग कहलाता मेसोसोम। अगला इमेज इस क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले आनुवंशिक पदार्थ जैसे डीएनए से ही किसका निर्माण होता है, गुणसूत्र का अर्थात क्रोमोसोम का निर्माण होता। ये सारे के सारे कहाँ पर होते हैं, कोशिका द्रव में, क्योंकि मैंने बताया है कि यहाँ पर केंद्रक नहीं होता, सारी क्रियाएं होगी वो कहाँ पर होगी, इस कोशिका द्रव के अंतर्गत होगी। इसीलिए हमने कहा कि जो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, गुणसूत्र, ये सारे के सारे कहाँ पर होंगे, इस कोशिका के द्रव में होंगे। उसके पश्चात इस कोशिका द्रव में ये पाए जाते हैं, जो आनुवंशिक पदार्थ कोशिका द्रव में पाए जाते हैं उस स्थान को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड क्या होता है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में सभी जो आनुवंशिक पदार्थ इस कोशिका के अंतर्गत होते हैं और जिस कोशिका के अंतर जिस क्षेत्र में ये आनुवंशिक पदार्थ होते हैं उसे क्षेत्र को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड कहा जाता। फिर आता है इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होगी, क्योंकि केंद्रक ही नहीं है तो केंद्रक झिल्ली भी नहीं होगी, और यहाँ पर केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। और आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ये सारे के सारे कोशिका द्रव के संपर्क में रहते हैं, ये हमने देख लिया था। अगला कोशिका द्रव है, उसमें राइबोसोम के कण भी उपस्थित होते हैं। यहाँ पर इस कोशिका के अंदर जो द्रव भरा होता है उसमें राइबोसोम के कण उपस्थित होते हैं और अन्य कोशिकांग यहाँ पर अनुपस्थित होते हैं, अर्थात उनका अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम होते हैं वो 70S प्रकार के होते हैं और इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, केवल 1 होती है। और इस प्रकार की कोशिकाएं जीवाणु निरीह हरित शैवाल में पाई जाती है। यह हमने देख लिया था, इसलिए हम इसको स्पीड से पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें रिवीजन करना है। प्रोकैरियोटिक कोशिका मतलब हमारे अंदर होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है, यहाँ पर केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित पाया जाता है। उसके पश्चात ये कोशिकाएं कहाँ होती है, तो ये पौधों और जंतुओं में पाई जाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। उसके पश्चात इसका आकार कैसा होता, तो प्रोकैरियोटिक का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है। और इस प्रकार की कोशिकाओं में जो केंद्रक होता है वो पूर्ण रूप से विकसित होता है, जो कि दोहरी झिल्ली द्वारा घिरा होता। यूकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है वो दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है। आगे यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या 1 या 1 से अधिक होगी। फिर यहाँ पर कोशिका द्रव में झिल्ली युक्त सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं, अर्थात ये तो पादप कोशिका है। हाँ, ये पादप कोशिका है जो कि इसमें यूकैरियोटिक कोशिका होती है, इसमें सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं। और यहाँ पर 70 एवं 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम उपस्थित है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम थे वो 70S प्रकार के थे, परंतु जब यूकैरियोटिक की बात करते तो यहाँ पर 70 और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। चलिए अब हमें एक बार हम थोड़ा सा इनका अंतर देख लेते हैं, जो कि हमने पढ़ लिया है फिर भी। चलो अब हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर देखते हैं। यहाँ देखना, इधर है कोशिकांग, कोशिका के अंग, और इधर प्रोकैरियोटिक और इधर है यूकैरियोटिक। यहाँ पर देखना कोशिका भित्ति, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो प्रोकैरियोटिक कोशिका किसके अंतर्गत होती, सूक्ष्म जीवों में। तो हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं जो कि सूक्ष्म जीव आते हैं, तो प्रोकैरियोटिक जीवों में जो है कोशिका भित्ति
किससे बनी होती है? तो प्रोकैरियोटिक जीवों के अंदर कोशिका भित्ति बनी होती प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की। याद रखना, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। और यहाँ पर यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो यूकैरियोटिक में भी यूकैरियोटिक कोशिकाएं भी दो प्रकार की होती है, एक जंतु कोशिका में होती है और एक होती है पादप कोशिका में। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं कोशिका भित्ति की, तो ये जो पादपों में पाई जाती है कोशिका भित्ति, पादप में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं होती है। तो पादपों में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो पादप में भी कोशिका पाई जाती है, मतलब कौन सी कोशिका? यूकैरियोटिक पाई जाती है। तो इसमें जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है और यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। फिर आता है कि ये जो कोशिका भित्ति है ये प्रोकैरियोटिक में कैसी होती है? पतली होती। क्योंकि पतली क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर तो सूक्ष्म जीव है ना, तो सूक्ष्म जीव छोटे छोटे, तो उनकी जो परत होगी कोशिका भित्ति वो भी कैसी होगी? पतली होगी। परंतु यहाँ पेड़ पौधों की बात करें, यूकैरियोटिक कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वो मोटी होती। कैसी मोटी होती? क्योंकि यह पेड़ है, हमने पेड़ बनाया, इस पेड़ की जो छाल होती ना उसे हम कोशिका भित्ति कहते। तो पेड़ की छाल पतली होती कि मोटी होती है? मोटी होती है। तो इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, अर्थात हम कह सकते हैं यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति मोटी और यहाँ पर कैसी होती है? पतली होती। फिर आता है श्वसन अंग कि ये जो दो कोशिकाएं वहां पर श्वसन अंग क्या है? प्रोकैरियोटिक में कोशिका का जो श्वसन है वो प्लाज्मा झिल्ली भी होता है और मेसोसोम, क्योंकि हमने कहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्थान जो लेता है उसको बोलते हैं मेसोसोम। तो मेसोसोम और प्लाज्मा झिल्ली इन दोनों के द्वारा ही प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन क्रिया संपन्न होती है। परंतु यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होती है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में श्वसन क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होती है, उसी तरह से प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो श्वसन क्रिया है वो कैसी होती है? प्लाज्मा झिल्ली और मेसोसोम के द्वारा होती है। उसके पश्चात हमने राइबोसोम देखे हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार के राइबोसोम और यहाँ पर 70S और 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं। फिर आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, केंद्रक झिल्ली, लाइसोसोम, केंद्रिका, सेंट्रियोल्स, ये सभी के सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होते हैं, ये सभी के सभी यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं। बस हमने इतना देखा। तो कोशिका भित्ति की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। यूकैरियोटिक में बात करें तो वहां पर जो कोशिका भित्ति होती है वो होती है सेल्यूलोज की। फिर आता है कि प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति का आकार कैसा होता है? तो पतली होती है और यूकैरियोटिक में कैसी होती है? मोटी होती है। उसके पश्चात प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम होते हैं वो 70S प्रकार और 80S प्रकार के दोनों के होते हैं। और ये जो कोशिकांग है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी जिसे हम गोल्जी काई भी कहते हैं, केंद्रक झिल्ली, लाइसोसोम, केंद्रिका, सेंट्रियोल्स, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं। आया समझ में आप लोगों को? चलिए आगे। अब हम देखते हैं जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर देखने से पहले हम यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर पादप है, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा? जंतु। ये जंतु कोशिका है ना और ये है पादप कोशिका। चलिए यहाँ पर अभी हमने देखा, हमने दो प्रकार की कोशिकाएं दिखती, एक थी प्रोकैरियोटिक और एक होती यूकैरियोटिक। तो उसी यूकैरियोटिक के दो भाग होते हैं, एक होती है पादप कोशिका
और एक का नाम होता है जंतु कोशिका। तो वही हम पढ़ रहे हैं, यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत भी दो कोशिकाएं होती है, एक पादप और एक होती है जंतु कोशिका। इन दोनों के अंतर्गत ही हम पढ़ रहे हैं। तो हमने अभी देखा था कोशिका भित्ति, याद रखना कोशिका भित्ति केवल पाई जाती है पादप में, कोशिका भित्ति केवल पादप में पाई जाती है जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है और ये पाई जाती है पादपों में, जंतुओं में यह अनुपस्थित होती है। फिर क्लोरोप्लास्ट, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, हमें पता है क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरोफिल, ये होता है पेड़ पौधों में। तो हम कह सकते हैं कि ये जो होते हैं क्लोरोफिल का काम होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। तो ये जंतुओं में तो नहीं होगा, तो कोशिका भित्ति पादपों में होती, जंतुओं में नहीं होती। क्लोरोप्लास्ट जंतुओं में नहीं होता, ये होता है पादपों में। उसके पश्चात रिक्तिका की बात करते, हमारी ये कोशिका है, उस कोशिका में इस प्रकार की रिक्तिकाएं होती है, इस प्रकार की रिक्तिकाएं होती। तो पादप में किस प्रकार से होती है और जंतु में कैसी होती वो देखते। तो रिक्तिकाएं जो होती है जंतुओं में अधिक होती है। सुना, यहाँ पर मान लेते हैं हम ये जंतु कोशिका हमने बनाई है और यहाँ पर हमने बनाई है पादप कोशिका। जंतु कोशिका में रिक्तिकाओं का आकार छोटा होता है, जंतु कोशिकाओं में रिक्तिकाओं का आकार छोटा होता है। छोटा होने के कारण इनकी संख्या कैसी होगी, अधिक होगी। जंतु कोशिका में रिक्तिकाएं होगी छोटी, तो इनका संख्या कैसी होगी, अधिक होगी। उसी तरह से पादप कोशिकाओं में रिक्तिकाओं की संख्या कैसी है, रिक्तिकाओं का जो आकार है वो कैसा होता है, बड़ा। रिक्तिकाओं का आकार जंतु पादप कोशिका में बड़ा होता है, जिसके कारण उसकी संख्या कैसी होती है, कम होती। जहां पर उनका आकार छोटा वहां संख्या ज्यादा, जैसे जंतु कोशिका में। जंतु कोशिका में रिक्तिकाओं का जो आकार होता वो छोटा होता, तो उनकी संख्या अधिक होगी। और जहां पर रिक्तिकाओं का आकार बड़ा है वहां संख्या में कैसी होगी, वो कम होगी। अगला आता है आकार। जंतु कोशिका का आकार अनियमित या गोलाकार होता है, इस प्रकार का जंतु कोशिका का आकार होता है। और पादप कोशिका का आकार आयताकार एवं चौकोर होता है। जंतु कोशिका का आकार अनियमित एवं गोलाकार होता है और पादप कोशिका का आकार कैसा होता है, आयताकार एवं चौकोर होता है। अगला लाइसोसोम की बात करते हैं। लाइसोसोम होते हैं वो जंतु कोशिका में अधिक होते, लाइसोसोम जंतु कोशिका में अधिक होते हैं और पादप कोशिका में लाइसोसोम कैसे होते हैं, कम होते हैं। उसके पश्चात सेंट्रिओल्स, सेंट्रिओल्स या हम कह सकते हैं तारक काय, तारक काय या हम इसको कह सकते हैं सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन होता है वहां पर सहायक होते हैं, और यहाँ पर कोशिका विभाजन नहीं होता तो वहां पर कोशिका नहीं होती, अर्थात सेंट्रिओल्स पादप की कोशिकाओं में नहीं होता है, जंतु की कोशिकाओं में होता है। चलिए अब आप मेरे को बताइए पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। पादप कोशिका क्या है, कोशिका भित्ति जंतुओं में नहीं होती है और ये कहाँ होती है, पादपों में। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। उसके पश्चात हमने देखा क्लोरोप्लास्ट, जो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो क्लोरोप्लास्ट पादपों में उपस्थित होगी जो कि प्रकाश संश्लेषण में सहायक है, परंतु जंतुओं में नहीं होगा। अब रिक्तिका की बात करते हैं तो ये जंतु में भी पाई जाती है और पादपों में भी होती है, परंतु जंतुओं में जब ये रिक्तिकाएं पाई जाती है तो उसका आकार छोटा होता है, तो छोटा आकार होगा तो संख्या में अधिक होगी। तो जंतुओं में रिक्तिकाएं संख्या में अधिक होगी क्योंकि उनका आकार छोटा है। और पादप की बात करते हैं तो पादप में रिक्तिकाओं का आकार बड़ा होता है और संख्या में क्या होती है, वो कम होती है। आकार की बात करते हैं कि जंतु कोशिका का आकार गोलाकार एवं अनियमित होता है और पादप कोशिका का आकार आयताकार एवं चौकोर होता है।
फिर आता है लाइसोसोम की बात आती है तो लाइसोसोम जंतु कोशिका में अधिक होता है और पादप कोशिका में लाइसोसोम कैसा होता है, कम होता है। सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल्स की बात करते हैं तो जंतु में उपस्थित होता है और पादपों में अनुपस्थित होता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर। आप जब कमेंट करते हो तो हमें पता चलता है कि किस प्रकार से पढ़ाया जाए और आपको कैसा अच्छा लग रहा है या नहीं। चलिए, ये मैंने आपको बताई है 2 कोशिकाएं। ये इधर होती है जंतु कोशिका और ये है पादप कोशिका। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति की बात करते, कोशिका भित्ति नहीं होती है और यहाँ होती है। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता और यहाँ होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। उसके पश्चात यहाँ रिक्तिकाएं छोटी छोटी होती है, इसलिए इनकी संख्या कैसी होती है, अधिक होती है। और यहाँ पर बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं होती है, जिनके कारण इनकी संख्या कैसी होती है, कम होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इनका आकार देख लो, इसका आकार गोलाकार है, जंतु कोशिका का आकार गोलाकार, इसका कैसा है, आयताकार है। चलो हम अभी एक एक कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या है, इधर देखना, ये हमारी कोशिका है। इस कोशिका के अंदर आपको इस प्रकार की जो संरचना दिखाई दे रही, इस प्रकार की संरचना, इस संरचना में भी आपको इस तरह की एक संरचना दिखाई दे रही होगी। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का श्वसन स्थल होता है। हमने कोशिका 2 प्रकार की देखी, एक पादप कोशिका और एक देखा है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है और उसकी जगह श्वसन स्थल कौन सा होता है, मेसोसोम होता है या प्लाज्मा झिल्ली होती है। परंतु यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है, जहां पर कोशिका का श्वसन स्थल भी कहा जाता है। इधर सुनना, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसकी खोज किसके द्वारा, तो 1890 में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी और इन्होंने नाम दिया था बायोप्लास्टर। 1890 में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा 1890 में अल्टमैन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी और उस समय उसका नाम रखा गया था बायोप्लास्टर। बायोप्लास्टर नाम रखा गया था। उसके बाद 1898 में एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम है कार्ल बेंडा। कार्ल बेंडा नामक वैज्ञानिक आया और उसने नाम दे दिया माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन के द्वारा 1890 में की गई थी। 1890 में अल्टमैन के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की गई थी और उस समय अल्टमैन ने जो नाम रखा था वो माइटोकॉन्ड्रिया का, उसका नाम है बायोप्लास्टर। उसके पश्चात एक वैज्ञानिक आते हैं कार्ल बेंडा। कार्ल बेंडा ने 1898 में जो माइटोकॉन्ड्रिया था, अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया का नाम उस समय बायोप्लास्टर था, उस बायोप्लास्टर से हटाकर कार्ल बेंडा ने उसका नाम रख दिया माइटोकॉन्ड्रिया। फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहलाता है, क्यों, रीजन सुनना। इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह इसीलिए कहते हैं, उनमें 36 एटीपी अणु, देखो मैंने अभी कहा आपको कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह, कोशिका को ऊर्जा देने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को ऊर्जा देने का काम करता है, परंतु कोशिका को भी ये ऊर्जा किस रूप में देता है, तो एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ देखना 36 एटीपी अणु जो कि एक ग्लूकोज अणु के टूटने से बनते हैं। 36 एटीपी अणु एक ग्लूकोज का अणु जब टूटता है उससे बनते हैं। उनमें 34 एटीपी जो होंगे क्रेब चक्र के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते और 2 अणु ऐसे होते हैं जो ये सारी क्रिया करने में
खर्च हो जाते। 2 अणु ऐसे हैं जो ये सारी क्रिया करने में खर्च हो जाते हैं। क्या कहा मैंने कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनमें 36 एटीपी अणु जो कि एक ग्लूकोज के टूटने से बनते हैं, एक ग्लूकोज के अणु के टूटने से 36 एटीपी अणु बनते हैं और ये 36 एटीपी अणु में से 34 एटीपी अणु क्रेब चक्र के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनते हैं और 2 अणु ऐसे होते हैं जो ये सारी क्रिया जहां पर होती है इस माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां पर 2 जो अणु होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, खर्च हो जाते हैं। क्लियर हुआ? याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन के द्वारा की गई थी और अल्टमैन ने नाम क्या दिया था माइटोकॉन्ड्रिया का, तो बायोप्लास्टर नाम दिया था। उसके पश्चात 1898 में एक वैज्ञानिक आते हैं कार्ल बेंडा। कार्ल बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दे दिया गया माइटोकॉन्ड्रिया, जो वर्तमान में हम जो नाम से पुकारते हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए आगे, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। कैसे? देखना इधर, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। पहले तो ये है, ये कोशिका है, इस कोशिका के अंदर इस प्रकार का माइटोकॉन्ड्रिया और यहाँ पर भी एक इसकी झिल्ली होती है। माइटोकॉन्ड्रिया है, प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली से चारों ओर घिरा होता। ये जो एक झिल्ली है माइटोकॉन्ड्रिया की और एक झिल्ली होती है ये जो वलय आकार की होती है। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया एक दोहरी झिल्ली से चारों ओर घिरी होती है तथा आंतरिक झिल्ली विभिन्न प्रकार के वलय का निर्माण करती है। आंतरिक झिल्ली आपको दिख रही है, वलय का निर्माण करती है और इस वलय में ही इन्हें क्रिस्टी कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये मान लेते हैं मैंने माइटोकॉन्ड्रिया बाहर निकाला। इस माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक जो झिल्ली होती है इस प्रकार की संरचना बनी होती है और इस झिल्ली में जो आपको ये उंगली नुमा जो संरचना दिखाई दे रही है इस प्रकार की, इसे कहा जाता है क्रिस्टी। क्या कहा जाता है? क्रिस्टी। तो याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा होता है और इसके चारों ओर एक वलय का निर्माण होता है, अर्थात इसकी एक आंतरिक झिल्ली होती है जो कि वलय नुमा होती है और इसका कार्य अर्थात यहाँ पर क्रिस्टी पाए जाते। क्या होते हैं? क्रिस्टी होते हैं या क्रिस्टी कहलाते हैं। उसके पश्चात इसे कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह कहा जाता। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस एवं ऊर्जा ग्रह के नाम से जाना जाता क्योंकि इसमें ऊर्जा का निर्माण, ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है और जरूरत पड़ने पर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन होता है और इसी कोशिकीय श्वसन से कोशिका को क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती। तो आपको कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया याद हुआ। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, उसकी एक बाह्य झिल्ली होती है और एक आंतरिक झिल्ली। ये जो होती है इसे हम कहते हैं बाह्य झिल्ली और ये अंदर वाली जो झिल्ली होती इसे हम कहते हैं आंतरिक झिल्ली। और आंतरिक झिल्ली में भी क्या पाए जाते हैं? वलय पाए जाते। उसी वलय को हमने कहा क्रिस्टी। क्या कहा? क्रिस्टी। ठीक है, चलिए आगे। और क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग कोशिका की जैविक क्रिया को संचालित करने के लिए किया जाता। मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है कोशिका को ऊर्जा देना, क्योंकि कोशिका का ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस तो माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका को ऊर्जा देता है, तो कोशिका क्या करती है उस ऊर्जा को? तो ये करती है, कोशिका जो है जीवन की या जैविक क्रियाओं को का संचालन करती है, क्योंकि कोशिका से हमारे शरीर का निर्माण हुआ। तो जब हमें ऊर्जा मिलेगी, मतलब मान लेते हम हमारा उदाहरण लेते, हम जब खाना खाते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती, तो हम दूसरे काम करते हैं। उसी तरह से जो कोशिका होती, जब माइटोकॉन्ड्रिया उसको ऊर्जा देता है तभी तो कोशिका कुछ काम करती है। ठीक है, तभी कोशिका क्या करती है? कुछ न कुछ काम करते हैं, अर्थात हमारे शरीर की मरम्मत करती है, हमारे शरीर का विकास करती है, इस तरह से।
फिर आता है माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब चक्र पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप श्वसन की अभिक्रिया संपन्न होती है। हमने देखा है कि क्रेब चक्र चलता, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब चक्र चलता है, जिसके फलस्वरूप श्वसन की क्रिया संपन्न होती। इसमें डीएनए पाया जाता है जो कि वृत्ताकार होता है। याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, परंतु वो किस प्रकार का होता है? वृत्ताकार होता है, उसका आकार वृत्त के समान होता है और इसमें 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो द्रव भरा होता है, उस द्रव को कहा जाता है डंजत पग। क्या कहा जाता है? डंजत पंग। डंजत पंग किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो द्रव भरा होता है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में जो द्रव भरा है, उसी द्रव को कहा जाता है डंजत पग। क्या कहा जाता? डंजत पग कहा जाता। चलो यहां से हम आगे देखेंगे, इसके बाद हम जो है अगले लेक्चर में पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और अन्य अन्य कोशिकांग के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।